हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातों को बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिकॉल कराना चाहता हूं कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और आपने क्लास 12th में भी चैप्टर 4 पढ़ा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसका भी दूसरा नाम यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, यहां पे क्या पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी कि इसके लिए आपने पढ़ा होगा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। यानी जब भी किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मान लेते हैं कंडक्टर है हमारा, लीनियर कंडक्टर, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा इसके चारों तरफ ऐसे कह सकते हो एक सर्कुलर फॉर्म में ऐसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इस इफेक्ट को हम बोलते थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो फैराडे और हेनरी थे, इनके मन में भी एक ख्याल आया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, यदि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि दोनों ही अगर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यदि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट को जनरेट किया जा सकता है। ऐसा किसके मन में ख्याल आया था? फैराडे और हेनरी के मन में ऐसा ख्याल आया कि मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से भी हम करंट को जनरेट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट को अभी हम बस 5 मिनट के बाद में समझ लो लगभग डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इस चैप्टर का नेम देखिए पहले क्लियर हो जाए आपको, फिर इस चैप्टर के अंदर की चीज़ों को डिस्कशन करेंगे हम। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रो का, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक मतलब समझ ही रहे हो, मैग्नेटिक है। और इंडक्शन का मतलब हो गया जनरेशन या फिर प्रोडक्शन कह सकते हैं आप। ठीक है, जनरेशन या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फिनोमेना के हेल्प से या मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो वो पूरा हमारा जो फिजिक्स है वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी सिंपली कह सकते हो कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, ये तो क्लियरिटी आ गई होगी। आइए और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो बच्चों आपको हमने बताया था कि फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो। जैसे हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि फ्लक्स क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें, सिंपल सी बात करें कि वाटर फ्लो कर रहा है, किसी बड़ी सी नहर है और उस नहर में पानी बहते हुए जा रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे फ्लक्स ऑफ वाटर हो रहा है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है और उस क्राउडेड एरिया में बहुत सारे पर्सन ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि फ्लक्स ऑफ पर्सन हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज कर लो ऑयल है, ऑयल मूव करते हुए जा रहा है तो हम कहेंगे कि फ्लक्स ऑफ ऑयल हो गया। तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक चार्जेज मूव करते हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जब मैग्नेटिक फिनोमेना यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब फ्लो करेगा तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो लगभग आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो जनरली देखो इसका डेफिनेशन हम कैसे देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इट मेजर्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली और नॉर्मली। ठीक है, इट मेजर्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। ठीक है, यानी किसी भी सरफेस एरिया से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलरली या कह सकते हो नॉर्मली पास करेंगे वो कहलाएगा
मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इट मेजर्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू अ सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। अच्छा, या ऐसे भी कह सकते हो कि एक यूनिट एरिया में जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का हम यहाँ पे फार्मूला बताते हैं क्या होता है। सपोज कर लो कि ये हमारा एलिमेंट्री एरिया है डी ए, या डी एस भी कह सकते हो, ये हमारा एलिमेंट्री एरिया है डी ए। ये रहा इसका एरिया वेक्टर जिसको हमने एन कैप से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारा एक इनफाइनाइट कह सकते एरिया का सीट है, और हमें फाइंड करना है कि इसमें टोटल नंबर आप कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं। इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है कि इसका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, एक इनफाइनाइट एरिया है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लोगे, और उस एलिमेंट्री एरिया के हेल्प से हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो देखना यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। चलो डी ए इधर लिख लेते हैं, और ये एंगल है हमारा थीटा। तो सिंपली कह सकते हैं कि इस एरिया वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हमने थीटा कह दिया। सो बी फाइव बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? इंटीग्रल ऑफ बी डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो कुछ केसेस क्रिएट हो जाएंगे। अगर हम देखें केस वन हमें मिल जाएगा इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन फाइव बी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? बी इंटू डी ए। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। अगर कह सकते हो इफ केस 2 देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना बच्चों? फ्लक्स हो गया 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो फ्लक्स हो गया 0। और अगर देखें केस 3, अगर थीटा की वैल्यू 180 हो, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180, तो कह सकते हो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको, देन फ्लक्स इज इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी ए। ठीक है, इसका देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म आपको ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कि इस फार्मूले में cos थीटा है। ठीक है, इस फार्मूले में क्या है? cos थीटा है। और हम जानते हैं यदि किसी फार्मूले में cos थीटा होता है तो वो जो क्वांटिटी होगा वो क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और यदि फार्मूले में कहीं sin थीटा दिख जाता तो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होगा तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा, यानी कि फाइव बी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा बी इंटू डी ए। अगर हम यहाँ पे डी फाइव बी लिखते हैं तो, और अगर यही चीज़ अगर फाइव बी के टर्म में लिखोगे तो मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। तो लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है, जरा देख लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा? टेस्ला। ठीक है, और इसका एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसी को हम बोलते हैं वेबर। ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या क्या बोलते हैं इसको? वेबर। यानी कि अगर एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, सो वी कैन से 1 वेबर विल बी इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1 वेबर हो जाएगा। और अगर इसी के हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट इसका जो होता है वो मैक्सवेल होता है, और 1 वेबर में देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी यहाँ पे हम लिख दिया मैग्नेटिक फ्लक्स। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल, जो कि मैक्सवेल की वैल्यू होती है 1 वेबर में होता है 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट पे हम चर्चा करेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। ठीक है, मैं भी वीडियो को पॉज करके इसे इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक की ओर।
सो गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, फैराडे और हेनरी के मन में ख्याल आया था कि अगर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी करंट जनरेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अगर एक दूसरे पर डिपेंड हैं तो जहाँ पर करंट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। सो वी कैन से कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी होगा। दोनों का एक दूसरे के बगैर रहना पॉसिबल नहीं है। आज हम जान चुके हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ऐसे फिनोमेना हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जैसे यदि आप कहते हैं कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, और यदि कहीं कोई मैग्नेट है उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा। तो सिंपली वी कैन से कि बोथ फिनोमेना इज डिपेंड्स ऑन ईच अदर। ठीक है, तो दोनों ही फिनोमेना एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं हेनरी और फैराडे के मन में क्या ख्याल आया था और उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो जनरली हुआ क्या था कि फैराडे ने क्या किया या फिर हेनरी, मतलब दोनों एक साथ दोनों बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर देखो इन्होंने सर्कुलर कॉइल्स लिए। ठीक है, काफ़ी सारे से यहाँ पे देख रहे हो सर्कुलर कॉइल्स हैं, तो इन्होंने यहाँ पे सर्कुलर कॉइल्स लिए थे और इन सर्कुलर कॉइल को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर बच्चों। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट को अंदर की तरफ लेकर के गए। तो जैसे ही बार मैग्नेट को अंदर लेकर के गए तो देखा कि ये जो सर्कुलर कॉइल थे इन सर्कुलर कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है। अच्छा, कैसे पता चला करंट जनरेट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लिया था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तभी शो कर सकता है जब करंट फ्लो करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट के बारे में बताता है कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपली कह सकते हैं कि जब इन्होंने मैग्नेट को इन कॉइल के अंदर लेकर के गए तो देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। इसका सेंस यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। जब इस मैग्नेट को अंदर से बाहर की तरफ लेकर के आए तो भी डिफ्लेक्शन शो हुआ, लेकिन डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। मतलब अगर पहले अंदर लेके जाते वक्त डिफ्लेक्शन यदि इधर हो रहा है तो बाहर लेके आते वक्त डिफ्लेक्शन अपोजिट, मतलब ऐसे हो जाएगा, इस वे में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब मैग्नेट को कॉइल के अंदर लेकर के गए तो डिफ्लेक्शन अगर इधर हुआ, तो जब कॉइल के बाहर लेकर के आए तो डिफ्लेक्शन अपोजिट में हो गया। तो इन्होंने कहा कि दोनों ही कंडीशन में करंट जनरेट हो रहा है, यानी कि जब हम कॉइल को अंदर की तरफ लेकर के आ रहे हैं तो भी करंट जनरेट हो रहा है, और जब कॉइल को बाहर की तरफ जब मैग्नेट को बाहर की तरफ लेकर के जा रहे हैं तभी कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है। लेकिन दोनों ही करंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फिनोमेना या कह सकते हो अपोजिट कैरेक्टर शो कर रहा है। एक पॉजिटिव डेविएशन में है तो दूसरा नेगेटिव डेविएशन में है। ठीक है, दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने पाया कि दो कॉइल लिया था, दो कॉइल मतलब कि दो कलेक्शन ऑफ कॉइल लिए थे। एक को कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर के साथ और दूसरे को कनेक्ट किया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। और जैसे ही और एक देखो, जब ये स्विच ऑन है मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और देखा कि जब इन दोनों कॉइल को भी जब ये ऐसे मूव कराए, रिलेटिवली मूव कराए, रिलेटिवली मूव कराए मतलब क्या कि एक को फिक्स करके दूसरे को मूव कराया या इसको फिक्स करके इसको मूव कराया, इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को रिलेटिवली मूव कराया तो देखा कि जो दूसरा कॉइल था, दूसरे कॉइल के कारण पहले कॉइल में करंट जनरेट हुआ। ठीक है, अगर इसको अंदर की तरफ यानी इसके क्लोजर लेकर के आ रहे हैं तो करंट यदि इधर जनरेट हुआ तो बाहर लेके जाते वक्त करंट अपोजिट में शो होगा। बात समझ में आया? तो सिंपली कह सकते हो क्या कि यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर में करंट शो हुआ। और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक कॉइल है, इस कॉइल को इन्होंने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है और दूसरे कॉइल को गैल्वेनोमीटर से अटैच किया है। और जैसे ही स्विच को ऑन किया तो देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, और स्विच को ऑफ किया तो भी डिफ्लेक्शन शो हुआ, लेकिन जब स्विच को ऑफ किया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट में शो हुआ। बात समझ में आ रहा ना? स्विच को ऑन करते वक्त डिफ्लेक्शन यदि इधर शो हुआ तो स्विच को ऑफ करते वक्त डिफ्लेक्शन इसके अपोजिट में शो हुआ, और यहाँ पर किसी को भी मूव नहीं कराया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने तीनों एक्सपेरिमेंट को करके एक चीज़ एनालाइज किया कि हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही इसमें करंट जनरेट हो रहा है तीनों ही कंडीशन में। तो मैग्नेटिक फील्ड, और एक चीज़ इन्होंने और देखा कि जब इस मैग्नेट को रोक दिया था, मतलब मूव नहीं कराया, इसके पास में ही रखा है लेकिन फिर भी करंट जनरेट नहीं हो रहा है, और चाहे दूर रखा तो भी करंट नहीं जनरेट हो रहा है। ठीक है, वैसे इन दोनों को अगर होल्ड कर दिया, दोनों को मूव नहीं करा रहा है, पहले इसको स्विच ऑन कर दिया फिर भी इसमें करंट जनरेट नहीं हो रहा था, और वही कंडीशन यहाँ पर भी था। तो सिंपली इन्होंने कहा क्या कि जब हम रिलेटिवली मूव करा रहे हैं तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, किसके यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पास करेगा
उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा उस फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है, ठीक है। जब इसको रिलेटिवली जब भी हम मूव कराएंगे तो फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंजिंग आएगा, और जब फ्लक्स में चेंजिंग आएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा, फैराडे और हेनरी ने इन तीनों एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में उन्होंने 2 लॉ दिए थे, ठीक है। वो दोनों लॉ देखो क्या था। फैराडे ने कहा कि अगर कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा, ठीक है, पहले लॉ में देखो उन्होंने क्या कहा था फैराडे ने कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा तो उस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे अपने लॉ में उन्होंने ये कहा कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वह ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जो भी ईएमएफ जनरेट होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सपोज कर लो यहाँ पर वो n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं तो यहाँ पर -n d∅v/dt हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इक्वल टू में जब हम इसे चेंज करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा, और उस कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू होती है 1 होगी, तो इसलिए उस 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम सिंपली चाहें तो इस ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिख सकते हैं -d∅v/dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो फैराडे का टोटल 2 लॉ है। पहले लॉ में फैराडे ने यह बताया था कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है, इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर किसी भी सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। और दूसरा उन्होंने अपने लॉ में ये बताया कि जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये जो ईएमएफ है, ठीक है। तो लगभग आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था और इसके अकॉर्डिंग फैराडे ने अपने किस लॉ को दिया था और अपने लॉ में क्या बताया था, ठीक है। तो तब तक वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।